So, hello everyone. Here in this podcast, we are available with Advocate Ahmad Tanzil sir, who is a practicing advocate from Azamgarh Civil Court. Today, sir will enlighten us with the civil procedure and actual court working procedure. So, sir, here are too many questions by the viewers who is already subscribed to our channel, and some questions are taken by us, which are very valuable with the related to the civil procedure codes and civil practices. Who the new advocates who are practicing in the civil courts or district courts also. So here are some questions we are going to ask you that in this postcard, we are one question like how many parties can be joined in a suit? Can multiple claims be made against a defendant in the same suit? अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि ये पॉडकास्ट आप रख रहे हैं सिविल प्रोसीजर को जानने के लिए और यंग लॉयर्स को आप इस चीज़ से इनलाइटन करें कि कैसे सिविल में प्रोसीजर होता है, कैसे कोर्ट वर्किंग चलती है, कैसे सूट फाइल होता है, कैसे आर्गूमेंट होती है कोर्ट में। यंग लॉयर्स जो आते हैं वो मोस्टली यही वजह है कि यंग लॉयर्स क्रिमिनल ज़्यादा प्रीफर करते हैं सिविल के जाने के मुकाबले, क्योंकि सिविल के प्रोसीजर बड़ा लेंदी होता है, काफ़ी टिपिकल भी है, काफ़ी टेक्निकल है सिविल के वकालत। और इसी के लिए आज हम यहाँ आए हैं। कुछ चीज़ें आप जो हमसे पूछना चाह रहे हैं आपके व्यूअर्स, हम उसका जवाब देंगे। आपने जैसा कि पहला क्वेश्चन आप हमसे पूछे हैं, हाउ मेनी पार्टीज़ कैन बी जॉइंड इन ए सूट। मतलब कि आप ये जानना चाहते हैं कितनी पार्टीज़ एक सूट के अंदर हो सकती हैं। हो सकती है सर। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ पार्टीज़ हो सकती हैं। तो पार्टीज कैन बी अनलिमिटेड। हाँ, पार्टीज़ कैन बी अनलिमिटेड। कोई कितने भी पार्टी हो सकती हैं, प्लेंटिफ कितने भी हो सकते हैं, डिफेंडेंट कितने भी हो सकते हैं। वो मैटर करता है कि आपका सूट किस टाइप का है, क्या मामला है। काफ़ी बड़ा भी मामला है, कैसे काफ़ी पब्लिक एट लार्ज अगर इससे इफेक्टेड हैं तो कई उसमें होती है पार्टीज़। और कुछ ऐसा मामला होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इसमें इकट्ठे एक तरह से, सबका एक प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया जाता है 1 रूल 8 के अंदर। वन रूल 8 के अंदर रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल होता है, वहाँ पे कई लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव वो लोग चुन लेते हैं, उसकी तरफ से वो लोग सूट फाइल हो जाता है। ओके। ये होता है। So, sir, here we are. Next question. What are the ground on which a suit can be rejected? Can you provide example? Sir, with example, the viewers are asking जैसा for कि that. आप हमसे पूछ रहे हैं कि सूट किस किस ग्राउंड पे रिजेक्ट हो सकता Yes, है। sir. अभी तो आपने, जैसा कि हमने जाना कि सूट कितने लोग फाइल कर सकते हैं, Yes, sir. प्लेंटिफ कितने हो सकते हैं। प्लेंटिफ भाई बहुत एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। डिफेंडेंट एक भी हो सकता है, बहुत भी हो सकते हैं। सूट फाइल हो जाता है। Yes, sir. अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि सूट रिजेक्ट कैसे होता है। ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन इसमें बहुत सी हैं, जैसे कि अक्सर जो होता है वो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की वजह से रिजेक्ट हो जाता है कि मामला दूसरी कोर्ट का था, आपने यहाँ सूट फाइल कर दिया, प्रॉपर आपने फोरम नहीं चूज़ किया। जी. वैल्यूएशन के ऊपर हो सकता है रिजेक्ट, कि आपने प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं लगाई है, इस तरह से भी सूट रिजेक्ट हो जाता है। कॉज ऑफ एक्शन नहीं होता, सबसे मेन होता है सिविल सूट के अंदर एक कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन को कहा जाता है इट इज़ ए बंडल ऑफ राइट्स। तो कॉज ऑफ एक्शन जो होता है वो होना चाहिए। विदाउट कॉज ऑफ एक्शन आप कोई सूट नहीं फाइल कर सकते हैं, या फिर वो सूट आपका टाइम बार्ड है, लिमिटेशन से बार्ड हो चुका है, तो भी आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। सूट आपने फ़ाइल कर दिया, सूट एडमिट भी हो गया, उसके बाद आप आ नहीं रहे हैं उसमें अंदर, आप उसमें उसको स्टेप नहीं ले रहे हैं, जैसे कि उसमें आप डिफेंडेंट को समन नोटिस इशू नहीं करवा रहे हैं, नोटिस नहीं भिजवा रहे हैं, तो भी आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। तारीख पे आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, ये भी एक ग्राउंड है, कोर्ट सूट डिसमिस कर देगी। सूट मामला किसी और न्यायालय में सब जुडिस चल रहा है उसी मैटर को लेकर के, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, तो भी सूट इंटरटेन आपका नहीं होगा। कभी कभी होता ये है कि मामला रेस जुडिकेटर से बाहर कर जाता है, सूट ऑलरेडी कि कहीं डिसाइड हो चुका है किसी प्रॉपर कोर्ट से, उसके बावजूद आपने यहाँ सूट फाइल कर दिया तो भी कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी। तो मेनली सर रिजेक्टेड केसेस में ये देखना पड़ता है कि जुरिडिक्शन बेसिस पे सारी चीज़ें ये चल रही हैं। जुरिडिक्शन है, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, वैल्यूएशन के ऊपर है, कई ग्राउंड्स हैं इसमें सूट रिजेक्ट होने के। देयर आर टू मेनी ग्राउंड्स फॉर दिस। सूट रिजेक्ट हो जाता है। So I hope you all you have understand over this. So let's go to the next question. Sir, the next question is how many days are given to the defendant to respond to a suit? Can this time limit be extended?
जैसा कि आप ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी डेज आर गिवन टू द डिफेंडेंट टू रिस्पॉन्ड टू द सूट, क्या कि जो विपक्षी होता है जिसे हम प्रतिवादी कहते हैं जी जी उसको कितना दिन मिलता है सूट में आने के लिए, जी ये आप जानना चाह रहे हैं। जी। जैसे कि आपने सूट फाइल किया पहले, आप पहला प्रोसीजर होता है सूट फाइल होने के बाद जैसे ही आपका सूट एडमिट हो जाता है उसके बाद 1 हफ्ते में आपको सर्विस करना होता है नोटिस की। आपने सम्मन इशू करा दिया, उसको रजिस्ट्री भिजवा दिया कोर्ट से। अब उसके बाद जब नोटिस उसको रिसीव हो जाती है जी उसके बाद उसको डिफेंडेंट का होता है कि वो WS फाइल करे, रिटेन स्टेटमेंट, जिसे जवाबदेही कहा जाता है हम बोलचाल में। जवाबदेही दाखिल करने का काम होता है उसका। अब जवाबदेही के लिए उसको 90 दिन मिलता है, 110 दिन, 120 दिन तक भी मिलता है उसको। इतना उसके पास टाइम रहता है कि वो आकर के जवाबदेही फाइल WS फाइल कर दे। उसके बाद भी अगर वो लेट हो जाता है उसके बाद भी याद आकर के वो दे सकता है। अच्छा हाँ, जब तक वो अपीयर हो गया है वो, उसके बाद वो आकर के WS अपना फाइल कर सकता है। ओके बहुत हो सकता है तो डिले हो जाएगा, तो अगर उसके खिलाफ कोई रिवर्स ऑर्डर हो गया है, जैसे कि उसने डिले कर दिया, प्लेंटिफ ने जा करके अवसर समाप्त करा लिया, WS का एक्सपार्टी करवा लिया, तब वो आएगा उसकी रिकॉल एप्लीकेशन दे देगा, रिकॉल के बाद वो करा लेगा। कुछ हर्जा लगा देती है कोर्टें। अच्छा कितने कितने केसेस हमने ऐसे देखे हैं 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल के बाद डिफेंडेंट आकर के WS फाइल किया है, डीले की एप्लीकेशन इसमें दे सर दिया है। जो n नंबर्स ऑफ डेज आप बता रहे हो, मैंने 90 डेज और 110 डेज, 120 क्या days, इट माइट बी एक्सटेंडेड फॉर 200 डेज और हाँ, इट कैन बी एक्सटेंडेड। सो देयर आर नो टाइम लिमिट्स, नो टाइम लिमिट्स है, खाली प्रोसीजर में बता दिया गया है आपको 120 दिन है, 90 दिन है, बस इतना बता दिया गया है। उसके बाद भी आप आएंगे तो आपको एक देरी माफ़ी की दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि हमसे डिले हो गई। उस पर आपका कोर्ट थोड़ा सा कॉस्ट इम्पोज कर देगी, 150, 200, 400, 500 आप पे हर्जाना लगा दिया जाएगा, आपने डिले किया उसकी वजह से। उसके बाद आपको हो जाएगा। तो कोर्ट भी ये प्राइसेस वो डिसाइड करेगी कि दैट इज प्रोसीजर बाय लॉ? नहीं, कोर्ट डिसाइड करती है कोर्ट कि आप पे decide कितना लगाना है, वो कोर्ट के ऊपर होता है कितना लगा सकती है वो। Okay, then we are going to move for the next question. What power does the court have during the hearing of a suit? Can the court amend the suit at any time? So one of our viewers are asking for powers does the court have during the hearing? What powers? Which type of powers court have the power to hear the case? In which hearing of the suit can the कोर्ट अमेंड द सूट? पावर, आप कोर्ट की पावर जानना चाह रहे हैं कि क्या होती है सूट के अंदर, क्या उसको अमेंड भी कर सकती है कोर्ट? तो कोर्ट के पास भाई पावर होती है कि वो सूट आपका डिसमिस भी कर सकती है, सूट आपका एक्सेप्ट भी कर सकती है, डिफेंडेंट को सम्मन इशू करवा सकती है। डिफेंडेंट को जब अपीयर हो जाएगा उसके बाद अमेंडमेंट तो देखिए कोर्ट नहीं कराती है, आपको ही जब करना होगा। अगर आपको लगेगा कि आपको इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए तो आप ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर एप्लीकेशन देंगे कि हमें अपना सूट में ये गलती हो गई है, इस पर हमको अमेंडमेंट संशोधन की दरखास्त दिया जाता है। तो फिर अमेंडमेंट आपका अलाउ हो जाएगा तो आप जा करके सूट में अमेंड कर देंगे। कोर्ट नहीं अमेंडमेंट करती है कभी खुद से, सुमोटो कोर्ट अमेंडमेंट नहीं करती है। अच्छा हाँ, अगर गलती होगी तो उसका आपको नुकसान हो जाएगा, सूट आपका डिसमिस हो सकता है, इसलिए पहले ही आप उसको अमेंडमेंट दे देते हैं खुद से। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए पर्सन रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन ए सूट विदाउट ए लॉयर? What are the potential benefits and drawbacks of doing so? जैसा आप जानना चाह रहे हैं, ये बहुत ही सबका एक क्वेश्चन होता है, क्या हम अपना केस खुद से कोर्ट में लड़ सकते हैं? Yes. वकील करना ज़रूरी होता है? तो भाई लॉ में तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना खुद से भी कर सकते हैं, बट वही कर सकता है जिसको लॉ की जानकारी हो। मोस्टली वो एडवोकेट होता है, वो प्रोसीजर से वाकिफ़ हुआ है, हर चीज़ उसको पता होता है कोर्ट का। तो अगर आपको लगता है कि आप इतने हैं कैपेबल कि आपको बिना एडवोकेट के आप कर सकते हैं और सारी चीज़ें आपको पता है तो कर लीजिए। अब सर ऐसे भी कई सारे लेकिन आप खुद आ रहे हैं, सामने वाला हो सकता है वकील रखा हो। यस सर, आप तो खुद से लड़ रहे हैं, सामने वाला एक ट्रेन वकील रखा हो, एडवोकेट रखा होगा, वहाँ पे आप माइट वहाँ तो आपको भाई वो डिफीट कर देगा। बिल्कुल सर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। कहीं हम लोगों ने ये भी देखा है कि जैसे कई ऐसे मोमेंट्स चल रहे हैं मीडिया में भी और गवर्नमेंट के थ्रू भी ये बोलते जा रहा है कि सिटीजन्स को नो योर लॉज, नो योर लॉज, दैट इज़ वेरी गुड, बट नहीं, ज़रूरी है, एडवोकेट इज़ नॉट वेरी गुड, आई थिंक सो। जानकारी होनी चाहिए सबको, अपना जानकारी, क्योंकि एक लीगल मैक्सिम है क्रिमिनल लॉ की
इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। नो एक्सक्यूज। जो आदमी जहाँ पैदा होता है ये मान लिया जाता है कि उसको उस देश का नियम पता होगा, आप इसका डिफेंस नहीं ले सकते हैं कभी। इसीलिए है कि भाई सबको अपना कानून जानना चाहिए, क्या है, क्या अधिकार हैं आपके, आप जानिए कैसे होता है काम। ये अच्छी चीज़ है। आप भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिए कि आपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये बता रहे हैं कि लोग जानें सिविल में क्या होता है, क्योंकि सिविल में तो ये होता है कि जो सूट फाइल करता है वो कभी जजमेंट नहीं देख पाता है, अगर प्रोसीजर वाइज चला जाए तो। एक आदमी सूट फाइल करता है तो उसकी अगली जनरेशन ही आकर के उसको केस को देखती है कि क्या हुआ उसमें। तो जो भी केस लड़ता है उनके बाप दादा का ही मुकदमा होता है, वो लोग लड़ते रहते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, इसको लोगों को बताइए कि प्रोसीजर में एक्चुअल होता क्या है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कई बार हमारे सीनियर्स जैसे कोर्ट रूम में मान लीजिए एक जूनियर प्रैक्टिस कर रहा है, फिर यंग लॉयर्स प्रैक्टिस कर रहा है, तो उस समय कई बार केसेस के साथ साथ वो लोग बोलते हैं कि जूनियर्स को कि टीआई ले आओ, टीआई पेपर ले आओ। अब एक्चुअली में टीआई पेपर क्या है वो उन्हें पता नहीं है, बस सीनियर्स मंगा लिए, वो लेके आया दे दिया। अब वो कंफ्यूज हमेशा रहते हैं। तो इस चीज़ को भी देखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि आपसे इसी वीडियो के माध्यम से पूछे कि टीआई एक्चुअली में है क्या। टीआई जो होता है, सूट जब चलता है तो उसमें टीआई की एप्लीकेशन होती है, 2 रुपये की दरख्वास्त लगा करके उसको टीआई की एप्लीकेशन दी जाती है। तो दिया असल में तब दिया जाता है कि जब आपने किसी कोई इंजंक्शन का सूट जब आप फाइल करते हैं, अगर जिस सूट में आप स्टे मांग रहे हो, इंजंक्शन का आपने सूट फाइल किया जिसमें आपने स्टे मांगा हो और आपको स्टे ग्रांट हो गया हो, तो जब आपको स्टे टेम्परेरी इंजंक्शन, जब आप इसका टीआई का फुल फॉर्म ही है टेम्परेरी इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन, टीआई शॉर्ट फॉर्म टेम्परेरी इंजंक्शन। तो आपको जब टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांटेड होता है तो टेम्परेरी इंजंक्शन कब तक के लिए ग्रांट होता है। टेम्परेरी इंजंक्शन जो होता है, इसके नाम से ही देखिए टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी इंजंक्शन है। ये ऑर्डर 39 में चलता है एसीपीसी के। तो टेम्परेरी इंजंक्शन जो होता है वो एक डेट से अगली डेट तक के लिए ही होता है। आज जो डेट लगी, जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं, आज 2 मई डेट है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और आपकी अगली डेट पड़ी है 2 जून, तो जो आपको टेम्परेरी इंजंक्शन मिला है ये 2 जून को ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा, स्टे ख़त्म हो जाएगा। तो अब तो आप क्या करेंगे कि 2 जून को एक टीआई की एप्लीकेशन देंगे कि अगली जो डेट लगने वाली है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। टेम्परेरी इंजंक्शन की को आपको एक्सटेंड कराने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि वो हर तारीख पे एक्सटेंड हो जाए, तो उसको टीआई कहते हैं। उसमें लिख दिया जाता है कि अभी तक हमको टेम्परेरी इंजंक्शन, जैसे कि इसको ये इंजंक्शन को कचहरी की भाषा में कहते हैं इम्तनाई। हाँ, आज तक हमारे इम्तनाई प्रभावी है, इसको आगे बढ़ाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तो इतना आप दे देंगे तो फिर वो अगली डेट तक के लिए आपका इंजंक्शन बढ़ जाता है। ओके, दैट्स वेरी गुड। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम गैप द जज कैन गिव फॉर द नेक्स्ट डेट इन एनी केस। मैक्सिमम देखिए टाइम गैप पे कहा जाए तो ये तो बड़ा इसका क्लियर कट तो नहीं कुछ बताया जा सकता है कि कितना टाइम आपकी एक तारीख से अगली तारीख के बीच में कितने टाइम का डेट आपको मिल सकती है। ये तो भाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड होती है, कोर्ट में कितनी फ़ाइलें हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है। फिर भी माना जाता है कि मोस्टली 1 महीने की डेट तो लगी जाती है। और स्टेज वाइज भी ये डिपेंड करती है फ़ाइलें, जैसे कि आपकी किस स्टेज पे है। आपकी अभी इशू से पहले की फ़ाइल है तब आपकी लंबी डेट चलती है। इशू के बाद जब फाइल आर्ग्यूमेंट में एविडेंस में आ जाती है जब, तो एविडेंस में डेट आपकी शॉर्ट होने लगती है। फिर मान के चले अगर 20 दिन 25 दिन की डेट मिलने लगेगी, फिर जब फाइल आर्ग्यूमेंट में आ जाएगी तो आर्ग्यूमेंट में डेट और शॉर्ट हो जाती है, एक एक हफ्ते में फिर आर्ग्यूमेंट होने लगता है कि एक एक हफ्ते में, क्योंकि फाइनल डिसीजन के ऊपर फाइल आ जाती है। और कितनी डेट मिलेगी ये डिपेंड करता है कि सूट आपका कितना पुराना है। अक्सर फाइलें जो पुरानी हो जाती है, सन 2000 तक की है, 2000 से पहले की है, तो उसको कहा जाता है एक्शन प्लान की फाइलें हैं। एक्शन प्लान होता है इसमें, जैसे कि इसमें आप जल्दी इसको डिसाइड करिए, बहुत पुरानी हो गई है ये फाइलें, तो उसमें जल्दी जल्दी डेट पड़ती है। तो वो सर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जाती हैं, क्या ये वही होती हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐसा कुछ नहीं है कि फास्ट ट्रैक सिर्फ नाम की फास्ट ट्रैक रह चुकी है, उसके अंदर कोई ऐसा फास्ट ट्रैक होता नहीं है। दैट मीन्स देयर आर नो एनी, अब कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ बराबर है नहीं। तो प्रोसीजर के लिए आप ये होता है कि जिनका सूट लंबा चल रहा हो और वो उन लोगों को जल्दी चाहिए, तो वो एक्सपेडाइट की एप्लीकेशन लगाते हैं हाई कोर्ट के अंदर। उसको कहा जाता है, हाई कोर्ट से वो डायरेक्शन लेके आते हैं कि हमारा सूट इतने दिन में, इसको हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देता है कि सूट को इतने 6 महीने 60 दिन या 6 महीने में या 30 दिन में ऐसे ऐसे में इस उसको डिसाइड कर दिया जाए। सो दैट मीन्स ओवरऑल वी आर, इफ वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि केसेस लंबे चलते हैं और हम चलाते रहते हैं। हाँ। तो अब उस चीज़ के बाउंडेशन पे एक रास्ता ये भी दिख रहा है व्यूअर्स को कि हाँ ये है कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले लिया, दैट मीन्स हाई कोर्ट बाउंड द हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बाउंड कर देती है कि इतने दिन में आप इसको डिसाइड कर दीजिए, जल्दी जल्दी आप कर दिए। एक्सपेडाइट एप्लीकेशन का मतलब ही होता है आप जल्दी करा दीजिए उसको। दैट इज़ वेरी तो गुड। हाँ, एक्सपेडाइट हाई कोर्ट से लिया जाता है डायरेक्शन,
लेकिन ये भी है कि हाई कोर्ट जल्दी डायरेक्शन देता नहीं है, और इसमें बहुत सी चीज़ें कंडीशन है कि फ़ाइल किस स्टेज पे, अभी आप सूट फाइल करते ही नहीं ना ले लेंगे इसको, सूट फाइल करिए, डिफेंडेंट अपीयर हो गया, उसके बाद वो अनड्यू डिले कर रहा है तो आप उसमें जाकर एक्सपेडाइट एप्लीकेशन ले सकते हैं, क्या वजह है, तो हमारा केस जल्दी तो उसमें हो जाता है। तो फिर 2-2 4-4 दिन की भी डिले। हमारे कितने ऐसे केसेस हैं कि सन 2011-12 के हैं, लेकिन वो लोग हाल फिलहाल में एक्सपेडाइट एप्लीकेशन लगवा करके डायरेक्शन ले लिए हाई कोर्ट से, और उसमें 3-3 दिन की डेट लगती है, एक एक हफ्ते की डेट लगती है, महीने में 4 बार डेट लगती है, जहाँ महीने में 1 बार लगती थी। Okay, sir. Okay, thank you, sir. So, moving to the next question. What are the conditions for granting an interim injunction? Can you give an example of how this might be applied in a specific case? आप जानना चाह रहे हैं कि इंटरिम इंजंक्शन कैसे मिलता है, किस किस ग्राउंड पे आपको इंटरिम इंजंक्शन, जैसे कि आपको स्टे कब मिलता है, ये आप जानना चाह रहे हैं। जी। तो इंटरिम इंजंक्शन के लिए जब हम सूट फाइल करते हैं कोई भी, तो इंटरिम इंजंक्शन के लिए एक एप्लीकेशन लगाई जाती है ऑर्डर 39 के अंदर। उसमें 3 ग्राउंड्स होते हैं कि ये प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए, और बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस ना हो, और अगर यहाँ पे इंजंक्शन ना दिया गया हो तो अदर पार्टी को, प्लेंटिव को इर्रेपरेबल लॉस हो जाएगा, ऐसा लॉस हमको हो जाएगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो वहाँ हमें स्टे देना, यथास्थिति बनाए रखना मौके की बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए वहाँ ये दिया जाता है। तो इंजंक्शन भी टेम्परेरी भी होता है और परमानेंट भी होता है। टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए आप सीपीसी में लेते हैं, और जब आप परमानेंट इंजंक्शन लेना होता है तो उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जा करके लेना पड़ता है। थैंक यू सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक व्यूवर्स और भी पूछ रहे थे कि व्हाट इज डिक्री। यस। हाँ, डिक्री को सीपीसी में सेक्शन 2 क्लास 2 के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। डिक्री होता है कि फाइनल एडजुडिकेशन होता है। फाइनल एक केस में क्या हुआ, ऑर्डर आता है, पहले तो जजमेंट आता है, जजमेंट और डिक्री में फ़र्क होता है। एक केस आपने फाइल किया, उसमें जजमेंट आ गया, जजमेंट की ही बिहाफ पे एक डिक्री बनती है, ओके। उसी को कहते हैं, वो फाइनल ऑर्डर होता है, उसमें क्या क्या मिला है बस वो इसके बारे में होता है। डिक्री बहुत छोटा, जजमेंट तो आपका बहुत बड़ा होता है, 100 पेज का भी जजमेंट होता है, लेकिन डिक्री एक ही छोटी होती है वो, अच्छा। उसमें बस केस के बारे में फाइनल बता दिया जाता है, ये हुआ इसके अंदर। ओके। ये डिक्री होती है। और एक क्वेश्चन और भी है सर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी ऑफ द केसेस डज जजेस मैनेज टू गिव डेट टू द पार्टीज और इट इज मेंशन इन द प्रोसीजरल लॉ। दैट मीन्स द व्यूअर्स आर आस्किंग फॉर एक्सटेंशन, मतलब कोई अगर एक्सटेंड हो रहा है ऑफ एनी ऑफ द केस अगर लंबे चलते जा रहे हैं तो उन केस चीज़ों अगर में लंबा चल रहा है तो जजेस मैनेज टू गिव डेट्स, मतलब जजेस जिस हिसाब से डेट्स देते हैं। तो एक ये पहले जैसा क्वेश्चन ही है जो जिसने अभी आपने बताया था उस बारे में। तो इसका भी वही है कि भाई पार्टी नहीं आती है तो जैसा आप कोई डेट दे देते हैं। तो इसमें जज का मेनली रोल होता है डेट देने का कि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होता है? ऐसा कोई प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ नहीं है, अलग अलग प्रोसीजर होता है। तो बाई कोर्ट जब नहीं पार्टी आती है तो आदमी सामने डेट दे दिया जाता है, पार्टी नहीं प्रेजेंट हुई है तो वो एप्लीकेशन भी लगा देते हैं कि आज हम प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, किसी वजह से 3 रुपये की दरख्वास्त दे दिया जाता है, उसमें एक टिकट लगा करके स्टैम्प पेपर पे कि हम बीमारी की वजह से या किसी वजह से हम आज अदालत नहीं आ सके हैं, एक इसको डेट दिया जाए तो फिर डेट पड़ जाती है, उसमें एक्सटेंड हो जाती है। तो मेनली सर जो ये जैसे 3 रुपये की दरख्वास्त अभी आपने बताई और इससे पहले एक क्वेश्चन में 2 रुपये की दरख्वास्त बताई, तो ये सर 3 रुपये 2 रुपये की दरख्वास्त में एक्चुअली में होता क्या, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे। नॉन जुडिशियल स्टैम्प होता है ये, नॉन जुडिशियल। हाँ, नॉन जुडिशियल स्टैम्प होता है, रसीदी टिकट जिसे कहते हैं। कचहरी में छोटा सा टिकट होता है, वो एक फुल स्केप पेज के ऊपर लगा देते हैं, वो 2 रुपया 1 रुपया लगा करके फिर उसी पे दिया जाता है, वो कोर्ट में उसी पे चलता है सारा काम। ओके। और एक क्वेश्चन और है सर, सीपीसी में उर्दू लैंग्वेज आज भी यूज़ होती है? इफ़ यस, हाउ कैन वी? सीपीसी में आप जानना चाह रहे हैं उर्दू लैंग्वेज का? यस सर। सीपीसी में समझ लीजिए कि बहुत हद तक उर्दू लैंग्वेज का ही यूज़ होता है आज भी, और उर्दू से ज़्यादा इसमें फ़ारसी वर्ड यूज़ होते हैं। उर्दू और फ़ारसी दोनों मिक्स होकर के ही सिविल में चलता है आज भी। 50% से प्लस मामला से उर्दू और फ़ारसी में चलता है। क्योंकि ये पुराने टाइम से चला आ रहा है कि सब लोग अपना सीनियरों से ही सीखता है, तो जो चला आ रहा है उर्दू में आज भी। देखिए हमने बताया इम्तनाई, हाँ सर, स्टे को, ये भी फ़ारसी वर्ड है, इम्तनाई। इम्तनाई। हाँ, दरख्वास्त अभी देखिए बार बार बात किया जा रहा है, दरख्वास्त देना होता है, दरख्वास्त भी उर्दू वर्ड है। दरख्वास्त मेनली सर क्या? एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को दरखास्त कहा जाता है। और सर ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स भी है बहुत सी हम लोग चीज़ें ने हैं। आज के दादरसी रिलीफ को जो मांगा जाता है, रिलीफ, हाँ। उसको दादरसी कहा जाता है। तामिला सर जैसे। तामीला का मतलब होता है नोटिस सर्व हो जाना, अच्छा। नॉलेज में आ जाना, मतलब तामीला हो गया उसको। और तहरीर सर। तहरीर मतलब होता है किसी चीज़ को लिखना, तहरीर उसकी कर दो। हाँ। जैसे तभी तो कहा जाता है थाने पे तहरीर गए थे, थाने पे तहरीर लिखवाया गया है अच्छा। किसी मामले में, तो तो वही तहरीर तहरीर और होती है। तहरीरी दोनों एक ही चीज़ है। सेम ही है। हम्म। और एक सर तस्दीक तस्दीक मतलब होता है गवाही किसी चीज़ की, गवाही। किसी चीज़ को अटेस्ट कर देना, तस्दीक कर देना, मतलब किसी चीज़ को हमने अटेस्ट कर दिया, हाँ एक्नॉलेज कर दिया कि चीज़ सही है, वेरीफाई हो गई है। और सर जैसे और भी है हिबानामा। हिबानामा जब गिफ्ट होता है, गिफ्ट डीड को हिबानामा कहा जाता है। अच्छा। हाँ। और बैनामा। बैनामा रजिस्ट्री डीड होती है वो। अच्छा। सेल डीड जो होता है वो बैनामा कहा जाता है उसको। और सर एक और है वर्ड पूछ रहा था एक हमारा व्यूवर, बावत। बावत मतलब होता है जिसके लिए। अच्छा। हाँ, दरखास्त दे रहे हैं हम किसके लिए, बावत इम्तनाई, मतलब इम्तनाई के लिए, इंजंक्शन के लिए हम दरखास्त दे रहे हैं, जिसके लिए दिया जा रहा है अच्छा। दरखास्त, उसको बावत कहते हैं। कंप्लेंट को कहा जाएगा उर्दू में इस्तिगासा। इफ्तिगासा। हाँ, आज भी देखिए क्लाइंट को कहते हैं मौक्किल, उर्दू वर्ड है। मुवक्किल। हाँ, अदालत, अदालत। मौक्किल, सारे वर्ड ऐसे ही चले आ रहे दीज आर हैं। ऑल उर्दू वर्ड्स है। ये सब उर्दू है, फारसी मिक्स है इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है सर, हम्म। कितनी कॉस्ट आती है जब एक सूट फाइल करते हैं, स्पेशली जब भी। एक सूट फाइल करने में कितनी कॉस्ट आती है, तो काफ़ी वेग सवाल है। इसके अंदर बहुत से, इसके क्लियर कट तो नहीं आपका जवाब मिल सकता है, अलग अलग केस में अलग अलग कोर्ट फीस होती है। इसके अंदर सिविल में कोर्ट फीस आपको देनी पड़ती है वैल्यूएशन के हिसाब से, क्या मामला है आपका, उसमें कितनी वैल्यूएशन होगी। कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड वगैरह है तो उसमें जितने का बैनामा है या फिर जितने का अमाउंट आप दिखा रहे हैं, पूरे उतने पे आपको कोर्ट फीस देना पड़ता है। कुछ यूपी में एक रेट लिस्ट है, इतने रुपए पे रहेगा तो इतनी कोर्ट फीस, इतने पे रहेगा तो इतनी कोर्ट फीस, ये आपको देना है इसके अंदर। तो मेनली सर ये सारी चीज़ें इंजंक्शन है तो उसका एक अलग फिक्स कोर्ट फीस है, इंजंक्शन में कितनी देना है, पार्टीशन में कितनी कोर्ट फीस देना है, डेक्लेटरी सूट है तो उसकी भी अपना फिक्स है, इतना आपको देना है कोर्ट फीस, अब का अलग अलग है, कॉस्ट आ जाती है इसमें। तो सीपीसी पे सर सारे मेंशन्ड है कि किस तरीके से वो हाँ, court की सीपीसी फीसेस उसके लिए होगी? कोर्ट फीस एक्ट भी है अलग से। अच्छा। हाँ, कोर्ट फीस एक्ट है, उसके लिए आप कैसे डालेंगे, फिर हर तो- स्टेट का अपना रूल्स है, लिस्ट आती है कि कोर्ट फीस की लिस्ट है, कितना कितना कोर्ट फीस आपको देना है। फिर आपके और भी खर्चे होते हैं, वकालतनामा लगाना है, फोटोकॉपी है, दाखिला है, रजिस्ट्री है, सम्मन भिजवाना है। तो मेनली सर जैसे अब तो हम लोग सिविल का पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है जो आप बता रहे हैं कि कोर्ट फीस के एक एक्ट की बुक आती है, तो उसके थ्रू मान लीजिए अगर व्यूवर्स ले लेते हैं तो क्या वो क्रिमिनल पे भी काम करेगी? और क्रिमिनल में कोर्ट फीस नहीं होती है, ओके। सिविल में ही कोर्ट फीस होती है, क्रिमिनल में आपको कोर्ट फीस नहीं देना होता है। जी। हाँ, तो क्रिमिनल में ऐसा फिक्स कोई कोर्ट फीस का नहीं है। ओके। हाँ, वहाँ सिर्फ एप्लीकेशन दिया जाता है, बेल वेल में कोई कोर्ट फीस नहीं है, क्रिमिनल के अंदर कोई कोर्ट फीस नहीं, सिविल के अंदर ही कोर्ट फीस होती है। कोर्ट फीस एक्ट भी है तो वो सिविल के लिए ही है। अच्छा, स्पेशली उसी के लिए। हम्म। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिव्यू रिवीजन रेफरेंस इन सिविल कोड एंड क्रिमिनल कोड? हाँ, बोथ आर सेम और कि रिवीजन Same है और वो। रेफरेंस जो है सिविल कोड के लिए अलग अलग है। रिव्यू होता है, रेफरेंस होता है, रिवीजन होता है, अपील होता है, ये चार चीज़ होती है। आपने 3 चीज़ पूछा, मैं आपको 4 चीज़ बता रहा हूँ। जी। अपील पहले आती है, फिर रिव्यू होता है, रेफरेंस होता है, रिवीजन होता है। अपील, आपका कोई मामला हुआ, आपने लोअर कोर्ट से आपके खिलाफ ऑर्डर हुआ या फिर आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप उसको सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं उसकी, फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सेक्शन 96 सीपीसी के अंदर इसके बारे में है कि आप इसकी अपील आप कर सकते हैं। रिव्यू होता है कि जो कोर्ट फैसला करती है वही कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू करती है, रिव्यू करते हैं। कि हमने क्या हुआ है, कुछ उसको लगता है अगर कोर्ट को कि हमसे कोई फॉल्ट हुई है तो वो रिव्यू करती है। ओके। तो रिवीजन ये होता है कि जब आपको लगता है कि कोई केस आपका इम्प्रॉपर जुरिडिक्शन की वजह से वो खारिज हो गया या फिर खिलाफ ऑर्डर हो गया, तो आप उसकी अपर सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में उसका रिवीजन डाल सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट इज जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प? जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प, इंडियन स्टैम्प एक्ट में आप देखेंगे तो आपको स्टैम्प के बारे में बताया जाता है। स्टैम्प 2 तरीके का होता है, एक जुडिशियल होता है, एक नॉन जुडिशियल होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, व्हाट इज जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प? जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टैम्प क्या होते हैं? इंडियन स्टैम्प एक्ट में आप देखेंगे तो आपको स्टैम्प के बारे में बताया जाता है, स्टैम्प का क्या पर्पस है, क्या है। तो स्टैम्प 2 तरीके का होता है, जुडिशियल एक होता है, एक नॉन जुडिशियल होता है। नॉन जुडिशियल वो होता है जो हर जगह यूज़ होता है कोर्ट के बाहर, जैसे कि आपको कोई काम हुआ,
आपसे अक्सर मांग दिया जाएगा कि 10 रुपये की एक नोटरी लेकर के आओ, एफिडेविट दो। वो सारे एफिडेविट जो दिए जाते हैं इधर उधर विभागों में, यहाँ वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ वो नॉन जुडिशियल लगता है। और जो जुडिशियल स्टैम्प होता है वो सिर्फ कोर्ट फीस देने के लिए ही बनता है। जो दरख्वास्त जो दिया जा रहा है 2 रुपये 3 रुपये के टिकट लगा करके, वो सब नॉन जुडिशियल होते हैं। और वो कोर्ट फीस देने के लिए अलग से स्टैम्प का यूज़ होता है, उसको कहते हैं जुडिशियल स्टैम्प। जुडिशियल स्टैम्प बेसिकली आप ये जान लीजिए वो सिर्फ कोर्ट के अंदर यूज़ होता है, और नॉन जुडिशियल जो होता है वो कोर्ट के बाहर यूज़ होता है और जगह हर जगह। So the next question, sir, is can we, being as a fresh lawyer, can do well in court without any help of the advocate, means to say without doing practice? जैसे आप जानना चाह रहे हैं कि आप फ्रेश एडवोकेट्स भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी एडवोकेट के? हाँ, बिना किसी। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी जान नॉलेज है प्रोसीजर की, कोर्ट वर्किंग आपने को पता है, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। लेकिन आपको सीनियर की हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ वक्त आपको सीनियर में साथ रहना पड़ेगा सिविल के लिए। क्रिमिनल की यहाँ बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं सिविल की बात कर रहा हूँ कि आपको सिविल प्रैक्टिस में आपको सीनियर की हेल्प और गाइड लेना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं सिविल के अंदर टेक्निकलिटी, आप जानेंगे कैसे प्रोसीजर में क्या करना है किसी, क्योंकि बुकें देखिए जो थ्योरी है और प्रैक्टिकल है सिविल का बड़ा डिफरेंट है। और आप समझ लें कि 20% ही आपका कोर्ट में यूज़ होता है, बाकी चीज़ें वो प्रैक्टिकली आप समझ पाएंगे। तो वो एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। यही वजह है कि देखिए सिविल के वकील आपको काफ़ी उम्रदराज और एजेड मिलते हैं। लंबा प्रोसीजर होता है सिविल का। एक ये है कि मेरी एडवाइस ये है कि हर यंग लॉयर को कुछ वक्त एडवोकेट के साथ साल भर 6 महीना सिविल की अगर आपको करने का है इरादा, तो आप किसी सीनियर के साथ रहिए। मैं खुद भी 3 साल तक था और आज भी मैं एक तरीके से सीख रहा हूँ, क्योंकि वकील हमेशा सीखता है। वकालत एक लर्निंग प्रोसेस होता है और आप ज़िंदगी भर सीखेंगे। जब मैं अभी हूँ, मैं जब 60 साल का हो जाऊँगा तो भी मैं सीखूँगा, मैं 80 साल का हो जाऊँगा तो भी मैं सीखूँगा। जब तक मैं वकालत चलता रहेगी मैं सीखता ही रहूँगा इसमें। तो और भी सर क्या है, अभी तो इतने ही क्वेश्चंस थे व्यूवर्स के। और भी क्वेश्चन जैसे कि व्यूवर्स आस्क कर रहे थे कि मेजरली जैसे कि अब कोर्ट रूम में जाते हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस कर ही रहे, तो उसके साथ साथ कई ऐसे कस्टमर्स होते हैं और क्लाइंट्स आते हैं अपने, वो पूछते रहते हैं कि सर हमारा कभी गाड़ी का चालान कट गया और कभी हमारा जो है पेंशन नहीं आ रही। तो ऐसे इन सब चीज़ों पे हम कैसे उनको रिलैक्सेशन दिलाएंगे? क्योंकि कभी कभी ये लगता है कि उनका गाड़ी का सब कुछ सही है, फिर भी पुलिस वालों ने मान लीजिए 1000 का 500 का चालान उनका काट दिया, तो वो जो एक सीन वो बोलते हैं कि हाँ लोक अदालत लगती, तो वो लोक अदालत में एक्चुअली में होता क्या है और वो किस पर्पस के लिए, हमारे व्यूवर्स को अगर आप बता देंगे तो ज़्यादा बेटर। लोक अदालत ये होती है कि 2 महीना 3 महीने पे पूरे ऑल ओवर द इंडिया एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कराया जाता है। ऑल ओवर इंडिया सर? ऑल ओवर द इंडिया लगती है, एक ही टाइम पे लगती है पूरे इंडिया में, हर 2-3 महीने में अक्सर लगती है। अब जैसे कि जो अगली लोक अदालत लगने वाली है वो 10 मई को है। 10 मई को। इससे पहले वो शायद 8 या 10 मार्च ऐसे कुछ टेंटेटिव डेट थी, मार्च में थी, अब ये मई में लग रही है। सभी इंडिया में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सेम, सभी डिस्ट्रिक्ट में लगती है, सेम डे में लगती है लोक अदालत में। यहाँ पे सारी कोर्ट असल में चाहती है कि जो पेंडेंसी है इसको रिड्यूस किया जाए। तो कंप्रोमाइज़ के केसेस जितने फैमिली कोर्ट में कंप्रोमाइज़ होते हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे थे, आज वो साथ रहने को तैयार हो गए, तो उनको लोक अदालत में बुलाकर कंप्रोमाइज़ करा दिया जाता है सेम डे। और सिविल में भी जो मामला कंप्रोमाइज़ वाला है उसी दिन कोर्ट में कंप्रोमाइज़ करा देती है। चालान वगैरह को होता है कि कम अमाउंट में उसको जमा करा दिया जाता है। ये सारे काम लोक अदालत के दिन हो जाते हैं। आपके बैंक का लोन का मामला होता है, अक्सर सबके पास नोटिस जाती है लोक अदालत में कि आपके ऊपर लोन था, बैंक से नोटिस आ गई कि लोक अदालत में आइए। लोक अदालत में लोग जाते हैं, मोस्टली उस दिन अक्सर ये होता है कि बैंक वाले इंटरेस्ट उस पर माफ़ कर देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पे कहते हैं चलिए जमा कर दीजिए, फिर हमें इंटरेस्ट माफ़ कर दे रहे हैं, आपका सारा लोन आप क्लियर करा लीजिए। तो ये सारे काम होते हैं लोक अदालत के अंदर। तो सर मेनली लोक अदालत में हम कोर्ट से जुड़े हुए किसी भी मामले को लोक अदालत के थ्रू हम जो है रिजॉल्व करा सकते हैं। सिविल मामले को मेजरली आप कोर्ट से करा सकते हैं। और आप सिविल मामला, फैमिली का मामला हुआ, फैमिली कोर्ट से रिलेटेड, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेस हुआ, गाड़ी की चालान हुई, बैंक का मामला हुआ, ये सारे मामले लोक अदालत के दिन, राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है। ओके। तो सर अगर मान लीजिए हम लोग लोक अदालत को इतना प्रेफरेंस दे रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें हम लोग को मतलब करा भी रहे हैं, तो फिर ये आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट और सेटलमेंट कोर्ट,
ये किस लिए बनाई गई? क्योंकि मेजरली हम लोग देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में एक आपका सेटलमेंट कोर्ट होता है। मान लीजिए जैसे फैमिली कोर्ट से रिलेटेड कोई विवाद है, अब उसमें डाइवोर्स का केस चल रहा है, अब दोनों पार्टीज़ हैं वो सेटलमेंट करना चाह रहे हैं या फिर अपना आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ जब वहाँ पे अवेलेबल है तो लोक अदालत में इन चीज़ों को डालने का क्या पर्पज़ होगा? ये सारे मामले लोक अदालत में नहीं जाते हैं जी फैमिली मैटर में। जो मामला है अगर दोनों पार्टी तैयार हैं उसी दिन कि हम लोग डाइवोर्स है, हम लोग चाह रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से अलग होना, जी तो कोर्ट उस दिन भी दे सकती है, या तो कोर्ट के पास ज़्यादा काम रहेगा तो उसको लोक अदालत के दिन डिसाइड कर देगी कि ठीक है ऑर्डर हम रिजर्व कर लेते हैं, लोक अदालत के दिन हम इसको डिसाइड कर देंगे। उसमें कोर्ट का में जजेस को भी मिलता है कोटा उसमें ओके कि आपको कितना कितना कोर्ट आपने कितने केसेस को आपने आज लोक अदालत में डिसाइड किया है, तो उनको भी फ़ायदा होता है उससे। जजेस को भी आपका लगेगा कि मामला डिसाइड होने वाला है तो उसको रिजर्व करके लोक अदालत के दिन डाल देते हैं कि लोक अदालत के दिन हम इस पर ऑर्डर कर देंगे, कि उनकी भी लिस्ट में बढ़ जाता है ये मामला कि लोक अदालत के दिन हमने इसको डिसाइड कर दिया। ओके और अलग से भी आजकल बड़ा चल रहा है कि अल्टरनेट एडीआर का बड़ा आने वाला, कहा जाता है कि एडीआर इज़ द फ्यूचर ऑफ सिविल लिटिगेशन, क्योंकि अब सिविल लिटिगेशन इतना लंबा हो गया, लोग लड़ना नहीं चाहते हैं अब केस, तो वो चाहते ही हैं कि नरम गरम कर लीजिए और कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जाए, कि बहुत लंबा लिटिगेशन है कोर्ट के अंदर सिविल में मामले में लोग अवॉइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए है रास्ते, लोग चाहते हैं कि बाहर बाहर सेटल हो जाए, जो कि उन लोग के लिए अगर ठीक लगता है तो करते हैं। सो सर क्वेश्चंस तो अब एंड हो गए हैं, बट मेजरली ये भी देखते हैं कि व्यूवर्स पूछ रहे थे, कई बार कंफ्यूज भी रहते हैं, तो उनके बेनिफिट्स के लिए हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि फ्रेशली शूटिंग ऑफ द फर्स्ट फाइल केस और उसके बाद एंडिंग ऑफ द जजमेंट, वो क्या एक टोटल प्रोसीजर होता है, वो आप पूरा एक हमारे वीडियो को एक छोटे से टाइमलाइन के माध्यम से समझा सकते हैं? अब छोटे से, जैसे कि आप जानना चाह रहे हैं कि सूट फाइल करने से लेकर के जजमेंट डिग्री आने तक के बीच का प्रोसीजर क्या क्या कैसे चलता है। जी जी अगर हम इसको बहुत शॉर्ट में कहा जाए तो पहले आप सूट फाइल करेंगे, रिस्पोंडेंट को समन इशू हो जाएगा, ओके समन इशू होने के बाद या तो रिस्पोंडेंट आएगा या तो रिस्पोंडेंट नहीं आएगा। अगर वो आ जाता है तब वो WS फाइल करेगा। ओके WS फाइल करने के बाद फिर होता है इशू बनना, जिसे कहा जाता है तनकी, कचहरी की भाषा में इसको तनकी कहते हैं। इशू बनता है, फिर वो इशू बन जाता है, फिर ये इशू में बेसिकली देखा जाता है कि क्या डिस्प्यूट है दोनों लोगों के बीच में। फिर इशू बन गया, इशू होने के बाद जब होता है कि फिर फाइल आ जाती है साक्ष्य में, जिसे कहा जाता है एविडेंस में, फिर गवाही की फाइल आ जाती है। फिर प्लेंटिव अपना गवाह लाता है, उसकी जिरह रिस्पोंडेंट का वकील करता है, फिर रिस्पोंडेंट की तरफ से गवाह आता है, प्लेंटिव का वकील उसकी जिरह करता है। फिर उसके बाद जब सबका PW1 PW2 DW1 DW2 सब हो जाता है, सारा स्टेप ये सब ले लिया गया, एविडेंस आपका जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद फाइनल फिर आर्ग्यूमेंट हो जाता है। आर्ग्यूमेंट के बाद केस आपका जजमेंट हो जाता है, जजमेंट के बाद डिक्री आ जाती है उसी पे। इन केस ये तो आपका रहा सब कुछ ठीक चला तब। इन केस आपने रिस्पोंडेंट को नोटिस दिया, नोटिस ले लिया, लेकिन वो आया नहीं। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? वो नहीं आया तो फिर आप एक्स पार्टी करवाएंगे पहले। एक्स पार्टी ऑर्डर करवाएंगे। एक्स पार्टी मतलब एक पक्षी हो जाए कि हमको सुन करके उनके रिजल्ट चला जाए, हमको सुन करके ऑर्डर किया जाए, तो फिर हमसे एक पक्षी हो जाएगा, फिर हमसे साक्ष्य मांगा जाएगा, हम एविडेंस देंगे, फिर हम अपनी बात करेंगे। तो बेसिकली ऐसा होता ही है कि मोस्टली कि एक्स पार्टी होने के बाद रिस्पोंडेंट आ जाता है, अपीयर हो जाता है, तो वो एप्लीकेशन दे देता है एक्स पार्टी रिकॉल की, उस पर कुछ कॉस्ट इम्पोज कर देती है कोर्ट, उसके बाद अलाउ हो जाता है, तो फिर वो अपना WS फाइल करता है, इशू फाइल करता है, उसके बाद होता है ये। सो दीज ऑल आर क्वेश्चंस। सो मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो पे। अब तक के लिए तो सारे क्वेश्चंस एंड अप हो चुके हैं, एंड ऐसा कि सर ने एक छोटे से टाइमलाइन में ही बताया कि कोर्ट में जैसे फ्रेशली केस फाइल हो रहे हैं, उसके बाद एंडिंग ऑफ द जजमेंट में क्या क्या सिनेरियो आपको फेस करने पड़ेंगे, किस तरीके से प्रोसीजर किस तरीके से चलता आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने अब तक में जाना है। अब हम लोग के होने वाले नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको आने वाली ऐसी जानकारियों से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर द थैंक यू, आपने भी हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत अच्छी बात है। और व्यूवर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तक में व्यूवर्स कई ऐसे यंग एडवोकेट्स हैं नहीं जानते इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो भी नहीं भाई, यंग लॉयर्स के लिए आइए, सिविल की प्रैक्टिस करिए। सिविल बहुत अच्छी लाइन है, सारे लोग सिविल में दूर जाना चाहते हैं, सब लोग क्रिमिनली चूज़ करते हैं, लेकिन आप सिविल में जाइए, सिविल अच्छी फील्ड है। पेशेंस रखिए, सीनियर के साथ जुड़े रहिए, मेहनत करिए। इसमें एडवोकेसी में मेहनत है, सबके लिए है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी करिए, बस यही है सिविल के लिए।
सो थैंक यू व्यूवर्स एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड सो अगला पॉडकास्ट जो हमारा आएगा तो हो सकता है कि सीपीसी पार्ट सेकंड हम करके ऐसे ही ले, तो उसके लिए हमें क्वेश्चंस का भी ज़रूरत होगा। ये हालांकि तो हम सिविल में questions- हमने जो आपको बताया आज, जी जी ये समझ लिए कि सिर्फ 10% ही हमने बताया। अभी बहुत सी बड़ी जर्नी है इसकी सिविल की। धीरे धीरे आने वाले वक्त में आपको हम बताते रहेंगे इसके बारे में। जैसे जैसे आप अपना शेड्यूल रखिएगा, बुलाइएगा व्यूअर्स, आपके बिल्कुल जो बिल्कुल पूछना बिल्कुल चाहते हैं आप क्वेश्चन फ्रेम करिए। बहुत लंबी जर्नी है आपको सिविल में, काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा लोगों को। हालांकि सर व्यूवर्स तो यही जानना चाहते हैं कि उनकी प्रैक्टिस, हालांकि कॉलेज में जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं उसके बाद पास आउट होने के बाद जो एक्चुअल प्रैक्टिस होती है कोर्ट रूम में, वो उनके लिए ज़्यादा ड्रामेटिक और जो है प्रॉब्लमेटिक होती है। तो उसको लेकर के ये सारी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएगी अगर हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक ये नहीं पहुँचाएं कि बिल्कुल किस भाई, तरीके से हमारा भी प्रोसेस यही पर्पस है है। यस कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, सिविल को समझें। सिविल डरने की चीज़ नहीं है। सिविल की लिटिगेशन से डरना भागने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए, इसको देखिए, समझिए, ईजी लैंग्वेज में करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बाउंड थोड़ी है कि उर्दू और फ़ारसी ही आपको यूज़ करना है। आप अपनी जो भाषा हिंदी आती है आप हिंदी में लिखिए। अब तो इंग्लिश यूज़ होने लगी। आप जो भी आता है अपनी बात कहिए। सिर्फ आपको बात ही तो कहनी है, जैसे तक अपनी बातें सिंपल लैंग्वेज में कहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ, अब तक के लिए। बाकी आपको अगर लगता है कि आपके सीबीसी से और कोर्ट रूम से रिलेटेड और भी क्वेरीज़ हैं, चाहे वो सिविल प्रोसीजर कोड से हो या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से, और या बैंकिंग सेक्टर और किसी भी ऐसे प्रोसीजर से जो कि आप कोर्ट रूम में प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिस भी फील्ड से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ये वीडियो में आपके क्वेश्चन को हम पूरा टैकल करेंगे। और आने वाले पॉडकास्ट में जो नेक्स्ट हमारा पॉडकास्ट होगा पार्ट 1 पार्ट 2 या फिर सीपीसी और सीआरपीसी जिस भी माध्यम से हम ले आएंगे, तो आपके जुड़े हुए जो क्वेश्चंस कमेंट्स में होंगे उनको हम अपने एडवोकेट तंजील अहमद सर से डिस्कस करवाएंगे। थैंक यू सो मच।